बच्चों, मैं हूं अंकित सर एवं साइंस क्लासेस से। देखिए बाबू, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लैंगिक जनन को लेकर आगे तक पढ़ लिए थे। देखिए क्या क्या पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे हम लोग। लैंगिक जनन की अवस्था चालू कर चुके बाबू। हम लोग पिछली वीडियो में लैंगिक जनन की अवस्था, कितनी अवस्थाएं होती है, लैंगिक जनन कब और कैसे की क्रियाएं क्या होती है, उसको अवस्था के रूप में चालू कर दिए थे, जिसमें हमने इसे 3 वर्गों में बांटा था। पहला निषेचन से पूर्व की घटना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पहला कि युग्मक का निर्माण कैसे होता है। युग्मक क्या है, युग्मक का निर्माण कैसे होता है, ये पढ़े थे। दूसरा, युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे स्थानांतरण होता है, इसके बारे में पढ़ चुके थे। और ये पहला घटना है लैंगिक जनन की अवस्थाएं में। ये पहली घटना निषेचन की पूर्व की घटना में मुख्य रूप से इन दोनों घटनाओं की बात कर चुके थे हम। पहला, युग्मक का निर्माण कैसे होता है, दूसरा युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है। इसी में हम लोग पढ़े थे युग्मक क्या है, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी बातें पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। साथ ही इसमें हम दूसरी बात करें कि लैंगिक जनन की, तो दूसरा बाबू निषेचन की घटना। और तीसरी बात करें बाबू, तीसरी घटना लैंगिक जनन की, तो निषेचन के बाद की घटना, बाद या पश्च की घटना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पूरे विस्तार से, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसे पहले देख लें। पिछली जितनी वीडियो है बाबू, उसको निश्चित तौर पर आप देख लीजिए, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से एकदम कनेक्टेड है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जहां छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, और पिछली बात आपको पता होगा ही नहीं, तो फिर ये संभव नहीं है, तो थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पीछे का जितना भी वीडियो है सब लोग वो देख कर फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो फिर बाउंस करेगा, समझ में नहीं आएगा। पिछली वीडियो में हम लोग निषेचन की पूर्व की क्या क्या घटनाएं हैं इसकी बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चालू करेंगे निषेचन के समय या निषेचन की घटना क्या होती है, इसको बेसिक से एकदम चालू करते हैं। हम आप लोगों को बता चुके थे बाबू कि निषेचन की घटना मतलब निषेचन क्या होता है। हम आपसे ये जो निषेचन है बाबू, निषेचन बताए थे कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन की घटना क्रिया को निषेचन कहा जाता है। ये बातें हो चुकी है कि नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो इसी घटना को निषेचन कहते हैं। बाबू इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं ये जान चुके थे कि मान लीजिए ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ठीक है। तो नर तथा मादा युग्मक का जो संलयन होता है, संलयन की घटना होती है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं जी, निषेचन कहते हैं। ये बात आपको हम बता चुके हैं कि निषेचन की घटना क्या होती है, निषेचन क्या है, युग्मक क्या है, युग्मक का निर्माण कैसे होता है, युग्मन स्थानांतरण क्या है, ये सारी बातें, यहाँ तक की बातें पिछली वीडियो में हो चुका है। आज हम लोग
निषेचन को ही फिर कंटिन्यू करते हैं। एक बार निषेचन को लिख लेते हैं, निषेचन, और इसके बाद फिर हम निषेचन से ही जस्ट उसके आगे पढ़ते हैं बाबू। तो देखिए हम ये भी बात कर चुके थे कि निषेचन, ये बात वो कर चुके थे कि निषेचन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ये बात हो चुकी थी। पहला आंतरिक निषेचन और दूसरा बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन नाम से आपको क्लियर लग रहा होगा कि आंतरिक निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन। जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन, और जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। नाम से ही क्लियर है। निषेचन किसे कहते हैं ये भी पता है कि नर युग्मक का मादा युग्मक से जो संलयन होता है, जो मिलाप होता है, उसे निषेचन कहते हैं। उसके आगे निषेचन को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटते हैं, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वह निषेचन है जो मादा के शरीर में निषेचन की घटना होती है, निषेचन की क्रिया होती है, तो उसे आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन जब मादा के शरीर से बाहर निषेचन की घटना होती है उसे बाह्य निषेचन। तो पहले लिख लेते हैं कि आंतरिक निषेचन क्या होता है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। आंतरिक निषेचन वह निषेचन या निषेचन की वह घटना है जिसमें निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। आंतरिक निषेचन की वह घटना है जिसमें निषेचन की घटना नर युग्मक का मिलाप मादा के शरीर के अंदर होता है। यदि कुछ जीवों की बात करने जैसे मनुष्य, आंतरिक निषेचन, गाय, हाथी, एक इसमें, घोड़ा वगैरह, गधा वगैरह सब इसी में। तो देखिए एक एग्जाम्पल मनुष्य में ही पढ़ेंगे। मनुष्य को ही गौर पा के जितनी घटनाएं पढ़ेंगे मनुष्य को ही आधार मानकर पढ़ेंगे कि मनुष्य में ये सभी क्रियाएं कैसी होती है और इसी के आधार पर सभी जीवों में होता है। तो इसको ही आधार लेकर आगे क्रियाएं पढ़ते हैं कि जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होती है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, तो मनुष्य में जो निषेचन होगा वो भी क्या है जी, आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल है। वैसे ही यदि हम बाह्य निषेचन की बात करें कि बाह्य निषेचन क्या होता है, तो देखिए दूसरा, यदि हम बाह्य निषेचन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि बाह्य निषेचन वह निषेचन है जिसमें निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है। यदि जैसे में बात करें यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं जी, मेढक, मछलियां भी हो सकती है, मछली, etc। इनमें निषेचन की क्रिया बाबू जो मेढक है इसमें निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर नहीं होता है, जल में होता है, मादा के शरीर से बाहर होता है। तो इस प्रकार का निषेचन जो मेढक में हो रहा है वो क्या हो गया जी, बाह्य निषेचन, क्योंकि मादा के शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, शरीर से बाहर हो रहा है। तो इस प्रकार के निषेचन को हम क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन।
और यही बातें हम लोग आज क्लास में कंटिन्यू करने की, इस निषेचन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। जो दूसरा हम लोग लैंगिक जनन की अवस्था दूसरा चालू किए हैं, निषेचन की घटना, तो इसमें यही सभी बातें को पढ़ना है। तो चलिए चालू करते हैं आज क्लास। बहुत बेसिक से देखिए, पहले तो बायोलॉजी भाई अंकित सर लाइक शेयर कमेंट, वीडियो देखने के बाद भी बच्चे लाइक नहीं करते हैं, वाई पता नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप सभी लोग करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, उससे मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है, और कुछ नहीं लेकिन मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा मेहनत कर और अच्छा सा पीपीटी बनाकर आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत हो। तो ये जो लिखा रहता है आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लाइक वीडियो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, सबको रिप्लाई जाता ही है, हम लोग रिप्लाई खुद ही करते हैं, हम खुद रिप्लाई करते हैं। तो बाबू सब लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते चलिए बाबू आगे हम आज चालू करते हैं कि निषेचन दो प्रकार का होता है। अभी आपको हम बताएं कि निषेचन दो प्रकार का होता है, जैसे नोट्स है वैसे ही नोट्स आपको भी बनाना है। निषेचन कितने प्रकार का होता है? निषेचन की यदि बात करें तो निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और दूसरा आंतरिक निषेचन। यदि हम बात करें पहला बाह्य निषेचन ही लिख लेते हैं, पहले बाह्य निषेचन, और यदि हम दूसरे की बात करें आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन वही बात लिखा भी गया है कि पहले बाह्य निषेचन है, दूसरा आंतरिक निषेचन। देखिए पहला बाह्य निषेचन है, दूसरा आंतरिक निषेचन। निषेचन दो प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। दोनों का परिभाषा बता ही चुके हैं कि बाह्य निषेचन वो निषेचन जिसमें निषेचन की क्रिया मादा के शरीर से बाहर जैसे मेढक, और आंतरिक निषेचन वो निषेचन जिसमें निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है, जैसे में मनुष्य, जैसे हम आप लोग हैं जितने मनुष्य की जाति है, इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है मादा के शरीर के अंदर होती है। तो इस प्रकार निषेचन क्या कहते हैं जी? आंतरिक निषेचन। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या अध्ययन करें। तो सबसे पहले वही बाह्य निषेचन की परिभाषा लिखा है बाबू, सब लोग नोटिस करते चलेंगे कि बाह्य निषेचन की परिभाषा आपको बता चुके हैं कि शरीर के बाहर होगा। दूसरा प्राय जल में होता है, ज्यादातर जीवों में जो बाह्य निषेचन पाया जाता है बाबू वो जल में ही होता है, ज्यादातर जीवों का, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि कहाँ होता है जी? जल में होता है। तीसरा मेढक मछली, इसके एग्जाम्पल है, यदि आपसे कोई पूछता है कि बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल जो ऐसे जीवों का नाम बताइए जिसमें बाह्य निषेचन होता है, तब एकदम लिख सकते हैं बाबू मछली, मेढक और मछली, मेढक और मछली, ये दोनों में जो निषेचन की क्रिया होती है बाह्य निषेचन होता है, इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। जो निषेचन की क्रिया होती है इसके मादा के शरीर से बाहर होता है। जो फीमेल मेढक होती है उसके शरीर के अंदर ना होकर वो क्या होता है जी? बाहर होता है। तो ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाएगा। वैसे ही हम लोग बात करें कि आंतरिक निषेचन क्या है, कि आप देखिए आंतरिक निषेचन को भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि आंतरिक निषेचन वो निषेचन है जिसमें निषेचन क्रिया शरीर के अंदर, ज्यादातर स्तनधारियों जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले जीव होते हैं उनमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो क्या होती है जी? स्तनधारी। अगर कोई पूछता है स्तनधारी जीव क्या है, तो वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाए, एकदम सादा भाषा में, जो अपने बच्चों को दूध पिलाने का कार्य करता है, कि हाथ से नहीं अपने शरीर से दूध पिलाने का कार्य करता है, उसी को दूध पिलाता है तो क्या? स्तनधारी। इसे जीव को क्या कहते हैं जी? स्तनधारी। और ये निषेचन जो होता है आंतरिक निषेचन वो किसमें ज्यादा होते हैं जी? जितने स्तनधारी जीव हैं, जितने स्तनधारी जीव उसमें जो निषेचन की क्रिया पाई जाती है वो आंतरिक निषेचन होती है। जैसे में हम लोग बात करें ह्यूमन यानी मानव, मनुष्य, गाय, कुत्ता, इटीसी, इसमें क्या होता है जी? इसमें इन जीवों में निषेचन की कौन सी प्रक्रिया होती है? आंतरिक निषेचन। इनके शरीर में जो निषेचन की घटना होती है, मादा तथा नर युग्मक मिलते हैं, वो मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, आंतरिक निषेचन नहीं। लग रहा है कि मेरे को आप एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए और हम लोग निषेचन की घटना में यही बाबू पढ़ेंगे कि निषेचन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये बातें हम लोग
पढ़ चुके हैं। अब तीसरी घटना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज ही। ये जो तीसरी घटना है जो आपको हम बता चुके हैं, निषेचन की बाद की घटना, निषेचन की बाद की घटना। देखिए निषेचन में क्या होता है, नर तथा मादे गुण मिलते हैं और संलयन कर भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। तो भ्रूण से डायरेक्ट जीव तो नहीं बन गया ना जी, उसके बाद भी जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं वे सभी प्रक्रियाओं को किसमें पढ़ते हैं जी, निषेचन की बाद की, निषेचन की अवस्था के जो निषेचन की बाद की घटना है उसमें उसके बाद जो निषेचन की क्रियाएं संपन्न हो जाती है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, संलयन हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जो फिर भ्रूण बनेगा, फिर भ्रूण से उसका विभाजन के द्वारा धीरे धीरे जीव का निर्माण होगा, एक शिशु का निर्माण होगा। ये सारी क्रियाएं युग्मनज बनने के बाद जो सारी क्रियाएं होती है, भ्रूण का निर्माण होता है, फिर शिशु का निर्माण होता है, ये सभी क्रियाओं को हम लोग निषेचन की बाद की घटना पढ़ते हैं। वही बात लिखा है, देखिए बाबू कि इसमें हम लोग युग्मनज का निर्माण हो गया निषेचन की घटना में, उसके बाद क्या बनेगा जी, भ्रूण बनेगा, इसका अध्ययन करेंगे। भ्रूण से क्या बनेगा जी, नया जीव बनेगा, इसका अध्ययन करेंगे। और इन दोनों का मुख्य रूप से अध्ययन निषेचन की बाद की घटना में करते हैं कि भ्रूण का कैसे निर्माण हुआ और भ्रूण से एक नए जीव का निर्माण कैसे होता है। ये सभी बातें निषेचन की बाद की घटना में हम लोग पढ़ते हैं, जो अपने यहाँ पे लिखा है ये कि निषेचन की बाद की घटना में क्या पढ़ सकते हैं, युग्मनज निषेचन की घटना में आपको बता चुके हैं बाबू पहले ही कि युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए कि नर युग्मक है, ये आपको बार बार हम बता रहे हैं, नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, और ये दोनों मिलकर संलयन करते हैं तो क्या बनता है जी, युग्मनज। और इससे कोशिका विभाजन के द्वारा क्या बनता है जी, भ्रूण। ये सभी बातें आपको बता चुके हैं। और यही भ्रूण लिखा है ना जी, यही युग्मनज से भ्रूण बनता है, युग्मनज। यही बातें हम आपको बता रहे हैं, एकदम ध्यान देकर कि युग्मनज क्या है। तो कितने बच्चों को क्लियर ही नहीं होगा युग्मनज, तो जो पीछे से वीडियो देखते आ रहे हैं कंटिन्यू, उनको तो 100% क्लियर होगा कि नर तथा मादा युग्मक संलयन कर किसका निर्माण करते हैं जी, युग्मनज का निर्माण करते हैं। वो एक कोशिकीय होता है। आपको याद रखना है, दुनिया के जितने भी जीव हैं वो सूर्य की अवस्था में क्या होते हैं जी, एक कोशिकीय होते हैं। आपको एक बात हम लोग बता देते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए नर युग्मक है, मादा युग्मक है, इनका संलयन हुआ, नर तथा मादा युग्मक का संलयन हुआ और क्या बन गया जी, युग्मनज। तो कितने लोगों के ध्यान में ये होगा कि सर एक कोशिका ये और ये कोशिका ये दो कोशिका मिल जाते हैं, दो कोशिका बन जाते हैं। बाबू एकदम गलत बात है, ये दो कोशिका बनते ही नहीं। इसमें एक अलग घटना होती है जो आपको अभी बता देते हैं। देखिए ये माँ की कोशिका है, सबसे ज्यादा यही माँ का ही उदाहरण है, मादा कोशिका, मादा युग्म। इस कोशिका में केवल नर का जो केंद्रक होता है वही आता है और शेष भाग नष्ट हो जाता है। मात्र नर का केंद्रक ही माँ के शरीर में जो मादा की कोशिका है, जिसे अंडाणु कहते हैं, मादा युग्म, उसके अंडाणु में केवल नर का केंद्रक ही प्रवेश करता है और शेष भाग नष्ट हो जाता है। और ये अब देखिए केंद्रक आ गया, केंद्रक प्रवेश किया, फिर क्या हो, एक कोशिकीय हुआ ना जी, जो युग्मनज बन गया, क्या हो गया, एक कोशिकीय है। आपको पिछली कक्षा में इसको हम बताए थे, पिछली वीडियो में हम इसका वर्णन किए थे। युग्मनज क्या है, एक कोशिकीय, ये दो कोशिका से बना है, लेकिन दूसरी कोशिका में नर का कोशिका जो है केवल उसका केंद्रक ही है और सभी जो पार्ट्स हैं वो माँ की बॉडी से उत्पन्न किया अंडाणु का ही पार्ट्स हैं। और केंद्रक आकर अंडाणु को निषेचित करके क्या बना दिया जी, युग्मनज बना दिया। और ये भी क्या है, एक कोशिकीय है। इसके बाद इसमें कोशिका विभाजन होता है और ये क्या बन जाता है जी, भ्रूण बन जाता है। भ्रूण जो कुछ ऐसे ऐसे अंडेनुमा होता है और फिर ये भ्रूण जो बन जाता है नया जीव, एक शिशु बनता है। ये घटनाएं होती है निषेचन की बाद की, ये सारी घटनाएं। निषेचन तक तो हम यही पढ़ेंगे कि युग्मनज का निर्माण हो गया, ये निषेचन की जो घटना उसमें युग्मनज का निर्माण हो गया। लेकिन युग्मनज के बाद भ्रूण का निर्माण हुआ, भ्रूण से नया जीव का निर्माण हो गया। और ये दोनों जो घटनाएं हुई निषेचन की बाद की घटना है। हमको लगता है कि आपको क्लियर हो ही गया होगा। नहीं होते तो बार बार वीडियो देखिए बाबू, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, 2 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा।
चलिए हम लोग पढ़ रहे थे युग्मनज मतलब ये निषेचन की बात की घटना हम लोग पढ़ रहे थे। तो निषेचन की बात की घटना में तो युग्मनज का निर्माण निषेचन की घटना में हो गया। युग्मनज से भ्रूण बना, भ्रूण से नया जीव। पौधों में भी ऐसे ही होता है, पौधों में बीज और फल का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ हो रहा है ना जी युग्मनज का निर्माण, जस्ट वैसे ही पौधों में एक क्रियाएं होगी युग्मनज बनने के बाद, एक बीज और फल का निर्माण होता है। उसमें पुष्प का निर्माण हो रहा था, इसमें भ्रूण का निर्माण, उसमें पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प के स्त्रीकेसर और पुंकेसर पार्ट्स मिलने के बाद वो बनाते हैं, तो ये क्या बनते हैं बीज और फल। इसको हम लोग चैप्टर 2 में पूरी व्यापक स्तर से पढ़ेंगे कि बीज, फूल, फूल के पार्ट्स, बीज क्या होते हैं, सब फल A to Z पूरे एकदम डीपली पढ़ेंगे। तो उसका टेंशन छोड़ दीजिए, आप ये याद रखिए कि जो पौधों में भी होता है ना जी, जो नए जीव का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होगा, एज ए सेम युग्मनज बनने के बाद ही होता है। ये सेम की घटना है, इसके एकदम ऐसे इसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं बाबू। निषेचन के बाद जो भी विकास की प्रक्रियाएं होती है उसे क्या कहते हैं, निषेचन के बाद की घटना कहते हैं। इसमें मुख्यतः युग्मनज का विभाजन, भ्रूण निर्माण और आगे की विकास की शामिल है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या शामिल करते हैं जी, पहले यहाँ देखिए, पहले युग्मनज का निर्माण हो गया। युग्मनज का निर्माण किसमें हुआ था, निषेचन की घटना में, जब संलयन होता था। दूसरे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भ्रूण का कैसे निर्माण होगा और भ्रूण का विकास कर एक नया जीव कैसे बनेगा, नया जीव। ये तीनों घटना का हम वर्णन निषेचन की बात की घटना करेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है पूरे विस्तार से, वही बात अपनी लैंग्वेज एकदम सादा लैंग्वेज में लिखे हैं कि पहला इसमें क्या पढ़ेंगे जी, युग्मनज का विभाजन कैसे होगा। देखिए पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो युग्मनज का विभाजन है ये कैसे होता है, युग्मनज विभाजन कर भ्रूण का कैसे निर्माण करेंगे पढ़ेंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, भ्रूण का निर्माण के बाद भी विकास की कितनी सारी प्रक्रियाएं होती है जिससे क्या बनता है जी, नया जीव बनता है, वो भी पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, लैंगिक जनन की तीसरी अवस्था में पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ रहे हैं, चालू कर चुके हैं, निषेचन की बाद की अवस्था। चलिए चालू करते हैं। जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मानो मनुष्य, मानो या मनुष्य लिख लीजिए, मनुष्य कर देते हैं, मनुष्य। ये सारी क्रियाएं किसमें होती है जी, निषेचन के बाद मनुष्य में ये सारी क्रियाएं आसानी से देखी जा सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो पहले आपको युग्मनज का निर्माण कैसे होते हैं तो आपको पता है ही। युग्मनज निषेचन से, निषेचन की जो घटना होती है निषेचन, उसमें जब नर और मादा युग्मक संलयन द्विगुणित हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उसमें उसका विभाजन होता है, क्या बन जाता है जी, युग्मनज। आप इतना टेंशन मत लीजिए, युग्मनज का मतलब ये समझिए नर तथा मादा युग्मक का मिलना और मिलकर क्या निर्माण कर लेते हैं, युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। नर तथा मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते ही बात है। और वही बात लिखिए यहाँ पर, निषेचन से, निषेचन की जो घटना होती है युग्मनज बनता है। निषेचन की घटना में क्या बनता है, नर तथा मादा युग्मक संलयन कर क्या बना लेते हैं, युग्मनज। और युग्मनज में कोशिका विभाजन, जो कोशिका विभाजन करके और सूत्री विभाजन के द्वारा, कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिकाएं विभाजित होकर 1 से 2, 2 से 4 बनती हैं, विभाजन द्वारा क्या बनता है जी, भ्रूण का निर्माण होता है। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोशिका विभाजन होगा युग्मनज में, और युग्मनज में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या आता है जी, भ्रूण का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रखें कि पहले सबसे पहले नर तथा मादा युग्मक संलयन करते हैं तो युग्मनज बनता है। और युग्मनज जो एक कोशिकीय होता है उसमें कोशिका विभाजन होता है, और क्या हो जाता है जी, बहुत सारी कोशिकाओं से बनने लगते हैं, और उसको कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण बनता है। चलिए आगे उसी देखते हैं। उसके बाद क्या बनता है, एक शिशु बनता है, शिशु। चलिए देखते हैं आगे। दूसरी घटना इसमें जो है कि युग्मनज का तो निर्माण हो गया, नर तथा मादा युग्मक मिलकर, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक मिलकर क्या निर्माण कर लिए, भ्रूण का। ये बातें हो चुकी। अब इन्हीं से आगे चलकर जो भ्रूण का निर्माण हो गया, इस भ्रूण का निर्माण हो गया था, यही कोशिका विभाजन चलकर इन्हीं से आगे चलकर विभिन्न प्रकार के अंग, हृदय या अंग
विभिन्न जो मानव में मनुष्य के विभिन्न अंग होते, अंग जीवों के अंग होते, अंग उत्तक बनते हैं। और आपको क्लियर है कि पहले युग्मक से संलयन होकर युग्मनज बना, इसमें कोशिका विभाजन हुआ, भ्रूण बना, भ्रूण से अंग बनने लगे विशेष सब अंग, अंगतंत्र, यही सब अंगतंत्र मिलकर क्या बना दीजिए, जीव, नया जीव बन गए, जीव बन गए। यही बातें हो रही है कि जब भ्रूण में कोशिका विभाजन होता है तो ये कोशिका विभाजन को कर कर क्या निर्माण करता है जी, विभिन्न अंग और उत्तक का निर्माण करता है। यही बातें हो रही है। चलिए तीसरी घटना देखते हैं स्तनधारियों में जो होती है, आरोपण की घटना स्तनधारियों में विशेषकर ये होती है। जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो ये गर्भाशय के भीतरी परत में स्थापित हो जाता है, गर्भाशय में चला जाता है और वहां पर उसका धीरे धीरे विकास होने लगता है, वहीं पर वो धीरे धीरे विकास करता है। देखिए वही बात लिखा है इस घटना में, भ्रूण गर्भाशय की भीतरी परत में स्थापित हो जाता है, चला जाता है, उसमें रुक जाता है। इसके बाद प्लेसेंटा का निर्माण होता है, उसमें कोशिका विभाजन होती है और भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन मिलती है। और जो इसमें विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जो आपको प्लेसेंटा जिसको कहते हैं, ये भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। और आपको पता है जब एक जीव का निर्माण होने लगता है तो उसे पोषण और ऑक्सीजन जरूरत होती है। इसकी जो पहली जीव का जो बहुत छोटी सी भी संरचना है, जो पहली अवस्था है जैसे अंगों का निर्माण हो रहा है, इसे एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा का चित्र आपको दिखाएंगे, वो समझ में आ जाएगा सब। तो वो क्या करता है जी, पोषण और उस जीव को ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। एक स्तनधारियों के जीवों के माँ के गर्भाशय में सारी घटनाएं होती है, वहां पर पोषण और ऑक्सीजन देने का कार्य प्लेसेंटा करता है। आपको बात एकदम आसान से अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक दो बार वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ये सारी बातें आसानी से समझ में आएगी। चलिए बाबू आगे का पॉइंट देखते हैं कि पौधों में जो निषेचन की बाद की घटना होती है उसमें क्या होता है। तो जैसे स्तनधारियों में जीव का निर्माण हो गया, युग्मनज बना, युग्मनज से भ्रूण बना, भ्रूण से एक नए जीव बने, पहले अंग बने, उसके बाद सब एक अंग में सब अंग मिलकर एक जीव का निर्माण। वैसे ही पौधों में युग्मनज बना, पहले युग्मनज से भ्रूण बना और भ्रूण जो अंडाशय में स्थापित हो गया, जो अंडाशय में मिल गया, जो अंडाशय में ही निर्माण हुआ, वो क्या बनता है जी, फल। और फल से बीजांड और बीजांड से बीज, और एक बीज ही तो एक जीव है जो आगे अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगा। सबसे पहले युग्मनज बना, युग्मनज से भ्रूण, और जो इस तरीके जैसे जीवों में गर्भाशय है वैसे ही जस्ट समझ लीजिए कि पौधों में अंडाशय है और अंडाशय किसमें परिवर्तित हो गया जी, फल, और यही फल बीजांड यानी बीज में परिवर्तित हो। ये क्रियाएं किसमें होती है जी, पौधों में होती है, पुष्पी पौधों में जिनमें फूल और फल आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक दो नोट भी देख लीजिए। देखिए अगर निषेचन सफल हो तभी भ्रूण का निर्माण होगा, निषेचन सफल नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण होगा ही नहीं, तो जंतु का निर्माण भी नहीं होगा। वही बात लिखे कि अगर निषेचन सफल रहा तो भ्रूण का निर्माण एवं निरंतर विकास होता है, जो आगे चलकर क्या बन जाता है जीव। यदि भ्रूण का निषेचन के कार्य ही ना हो तो भ्रूण का निर्माण ही नहीं, संभव ही नहीं। तो निरंतर जो विकास होता है कार्य होगा, भ्रूण का निर्माण होगा तभी ना जीव विकास का कार्य होगा, तो विकास ही नहीं हो पाएगा। और दूसरा, जन्म से अंकुरन पौधों में, देखिए जंतुओं में और पौधों में जो ये क्षमता होती है, जन्म से ही मतलब जन्म लेने के बाद भ्रूण का निर्माण होगा। जन्म कब होगा जी, जब ये निषेचन की घटना होगा। निषेचन ना होती है सभी दोनों घटनाएं नहीं होगी, जन्म होगा कभी नहीं जन्म होगा। भ्रूण ही नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो एक नए जीव का निर्माण नहीं होगा, नए जीव का निर्माण नहीं होगा तो फिर वो जन्म नहीं लेगा। वही बात है कि निषेचन नहीं होगा तो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, तो दोनों है कि भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, दूसरा का जन्म नहीं होगा। अब चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, अंड प्रजक और सजीव प्रजक क्या है। नाम से आपको क्लियर होगा कि जो जीव अंडे देकर नए जीव का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, अंड प्रजक। वे जीव जो अंडे देकर, अंडे के रूप में, या देखिए वही लिखे हैं अंड प्रजक परिभाषा, वे जंतु जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं अंड प्रजक कहलाते हैं।
विशेषता, भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। जब अंडा बाहर निकल जाता है बॉडी से बाहर, मादा ने एक अंडे को बाहर जन्म दिया, तो भ्रूण का जो बच्चे के सबसे जो भ्रूण से ही नया जीव बनता है। जो भ्रूण का विकास हुआ वो अंडे के अंदर हो गया, यानी मादा के शरीर से बाहर। तो अंडप्रजक में जितने अंडप्रजक जीव हैं, जैसे मुर्गी हो गई, उसमें वो अंडा देने के बाद जो उसके चूजा यानी बच्चे का निर्माण होता है, जो उसके छोटे भ्रूण का निर्माण होता है, वो अंडे के अंदर होता है और अंडा मां के शरीर से बाहर है। तो वही कि भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। और कहाँ होता है जी अंडे का विकास? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडे के अंदर। और अंडे में ही भ्रूण का विकास होता है। क्या देखिए, ये अंडा है, मां के शरीर से बाहर है, और इसमें ही उस भ्रूण का निर्माण होगा, जो भ्रूण आगे चलकर क्या बनेगा जी? एक जीव के रूप में, एक चूजे के रूप में शरीर से बाहर आएगा, इसका निर्माण। तो ये अंडा का अंदर ही, बाहरी मतलब अंडा के अंदर हो रहा है, जो मादा के शरीर से बाहर। वही बात लिखे, वे जंतु जो अंडा के द्वारा अंडे देकर नए जीवों का प्रजनन की क्रिया करते हैं, उसे अंडप्रजक। इन जीवों में जो भ्रूण का विकास होता है मादा के शरीर से बाहर, यानी अंडे के अंदर होता है। अंडे में ही भ्रूण का विकास होता है, मादा के शरीर से बाहर होता है। चलिए, अब जैसे में मुर्गी, फॉग, स्नेक, ये सब किसकी एग्जाम्पल है? मतलब देखिए, जैसे हम बात करें मुर्गी, मेढक और सांप, इनमें ये अंडे देकर बच्चे पैदा करते हैं, प्रजनन कार्य करते हैं। तो इनमें जो भ्रूण का विकास होगा मादा के शरीर के बाहर होगा, अंडे के अंदर होगा। वैसे ही कुछ जीव सजीव प्रजक होते हैं। वैसे जीव वे जंतु जिनका भ्रूण का विकास शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर होता है, वे जंतु जिनमें भ्रूण का विकास, वे जंतु जिनमें भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है तथा बच्चे को मां के द्वारा जन्म दिया जाता है, वैसे जीव क्या कहलाते हैं जी? सजीव प्रजक। इनकी कुछ विशेषताएं, पहला आंतरिक निषेचन होगा, दूसरा भ्रूण का जो गर्भाशय विकसित जो भ्रूण का निर्माण होगा वो मां के शरीर में होगा, और उसका जो विकास होगा कहाँ होगा जी? गर्भाशय में। प्लेसेंटा द्वारा पोषण दिया जाता है, एक संरचना होती है जो भ्रूण को पोषण देना कार्य करता है। और चौथा, सजीव शिशु जीवित अवस्था में रहने की ज्यादा संभावना है। अंडप्रजक में अंडा को कोई बाह्य कारक से, कोई एक जीव के अंडे को दूसरा जीव खा जाता है, टूट जाए, ये सब हो जाए, तो उसमें जीने की, बच्चे का निर्माण करने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। जबकि माँ के शरीर के अंदर कोई भी जीव का है जी पूरी तरह सेफ है। तो इसमें जो बच्चे, जो शिशु का जन्म स्तर है, जो जन्म की संभावना है, कहाँ होती है जी? ज्यादा होती है। इसमें बच्चे का जन्म अधिक मात्रा में होता है। जबकि अंडप्रजक में अंडा नष्ट हो सकते हैं, तो अंडा नष्ट हो गया तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, जब भ्रूण का निर्माण नहीं होगा तो बच्चे का निर्माण नहीं। जबकि इसमें भ्रूण का जो विकास होगा, निर्माण होगा, सब कुछ माँ के शरीर के अंदर ही हो रहा है, गर्भाशय में ही हो रहा है, शरीर के अंदर ही बच्चे का भी निर्माण हो रहा है। तब जब बच्चे का पूरी तरह से निर्माण हो जा रहा है, तब माँ के द्वारा एक बच्चे को रूप में, संतान के रूप में उसे जन्म दिया जाता है। तो इसमें जीने की संभावना क्या है जी? बच्चों का जीने की संभावना ज्यादा है। अंडप्रजक के पेशा जो सजीव प्रजक है, इसमें बच्चे की जीने की संभावना ज्यादा है। और क्यों मैं आपको बता ही दी। जैसे में यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो मानो कुत्ता, गाय, मानो मतलब जो मनुष्य है, गाय है, डॉग यानी कुत्ता है, ये सब क्या है जी? सजीव प्रजक एग्जाम्पल है। ये सब सजीव प्रजक एग्जाम्पल। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं बाबू। प्रेजेंटेड बाय अंकित सर। वीडियो को लाइक, शेयर वगैरह कर दीजिए, दोस्तों को बताइए, अच्छे से कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो और बढ़िया से, पूरी विस्तार से, डीप से आपको पढ़ाए। लाइक मिलता है तो मोटिवेशन मिलता है कि हमसे हम इतना बच्चे जुड़े, हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो पूरे व्यापक स्तर से आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को बढ़ाइए। यहीं कहीं। चलिए, मिलते हैं कल।